हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की 6th क्लास का जो इतिहास का चैप्टर है पहला वो करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट कहता है लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे तो आपको बता दिया जाए कि देखिएगा मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है ना, वहाँ पे कई लाख वर्ष पहले लोग रहा करते थे। वह कुशल संग्राहक थे दोस्तों। क्या थे वो? कुशल संग्राहक थे। और भोजन प्राप्त करने के लिए वो जड़ पर, फलों पर और जंगलों के उत्पादों पर निर्भर हुआ करते थे। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम बात करें तो वो लोग जो लाखों वर्ष पहले नर्मदा नदी के आसपास रहा करते थे, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो आपको बता दिया जाए कि वो लोग अपना भोजन जो है वो पेड़ों की जड़ों से, फलों से, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर करते थे। और तो और जानवरों का शिकार करके भी वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। ऐसे लोगों को शिकारी संग्राहक या कुशल संग्राहक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा अगर क्वेश्चन आता है कि भाई नर्मदा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, तो आप क्या कहेंगे? कुशल संग्राहक कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग शिकार करते थे और शिकार करने के बाद जो भी उनके पास शिकार होता था कुछ तो वो खा लेते थे और कुछ शिकार को वो जो है कह सकते हैं स्टोर करके रखते थे, यानी कि संग्रह करके रखते थे, ताकि अगर शिकार ना हो पाए तो उसके बाद भी वो उसका इस्तेमाल कर सकें दोस्तों। ठीक है। तो अगर हम नर्मदा की बात करें तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि देखिएगा नर्मदा नदी का जो भाग है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। देखिएगा कि मध्य प्रदेश है, ये आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का भाग जो है सबसे ज़्यादा है। इतना भाग आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। बाकी ये छोटा सा भाग जो दिख रहा है वो आपका हल्का गुजरात में है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नर्मदा का सबसे ज़्यादा भाग है मध्य प्रदेश में। तो पहली जो सभ्यता दिखाई देती है कई लाख वर्ष पहले जो नर्मदा नदी के किनारे बसी थी, तो वो अपना जीवन जो है शिकार करके, पेड़ों की जड़ों से भोजन प्राप्त करके, उनसे फल प्राप्त करके और कुल मिला के जंगलों के सारे उत्पादकों पर ही वो निर्भर रहते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। देखिएगा उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरधर पहाड़ियाँ, पाक अफगानिस्तान सीमा। देखिएगा इस स्थान पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उगाना आरंभ किया तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और गांव में रहने लगे। देखिएगा दोस्तों क्या था यहाँ पे कि अगर हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की बात करें, तो जो दो पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे देखिए बताया गया है, कौन कौन? सुलेमान व किरधर पहाड़ियाँ। यहाँ पे आपको बता दिया जाए, देखिए सुलेमान व किरधर पहाड़ियाँ ये रहीं। और इन पहाड़ियों के आसपास क्या होता था कि लोग रहा करते थे। ये हैं सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ, यहाँ पर लोग रहते थे। और आपको बता दें इन्होंने 8000 साल पहले खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया था, यानी सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें इसके बाद में भी इन्होंने कुछ कह रहे हैं कि देखिएगा फसलों को उगाना आरंभ किया था तथा और ये क्या करने लगे थे, इनके पास जो जानवर हुआ करते थे वो जानवरों की तादाद में अगर हम बात करें तो भेड़, बकरियां, गाय और बैल को भी ये पालते थे ताकि ये इनकी आवश्यकता अनुसार इनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है ना। और क्या था कि वो लोग पहले क्या था, बहुत पहले लोग सिर्फ और सिर्फ संग्राहक थे शिकार के लिए। एक जगह से दूसरी जगह जंगलों में, कभी एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे से कभी तीसरे जंगल चले जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की स्थितियाँ बदलने लगी और अब वो लोग क्या करने लगे, खेतीबाड़ी करने लगे और गाँव के रूप में बसने लगे। ठीक है दोस्तों। किसमें? जैसे आज हम देखते हैं गाँव वगैरह हैं, तो क्या प्राचीन काल से ऐसा था? नहीं। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह शिकार करते थे और जहां शिकार मिलता था वहीं अपना डेरा डाल लेते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते चले गए और आज जिस गांव को हम जिस रूप में देखते हैं, जिन गांवों को, वो धीरे धीरे कई प्राचीन मतलब कई हजार साल पहले ये स्थापित हो गए थे, जैसे कि 8000 साल पहले, यानी कि 8000 वर्ष पूर्व। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो देखेंगे दोस्तों उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर देखिएगा उत्तर पूर्व में गारो, आपको बता दें असम क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे गारो, खासी, जयंती करके 3 एक श्रृंखला में लगी हुई पहाड़ियाँ हैं। इनमें गारो की बात कर रहे हैं। देखिएगा उत्तर पूर्व में गारो है
तथा मध्य भारत में है विंध्य पहाड़ियाँ। देखो विंध्य पहाड़ियाँ का एरिया ये दिख रहा है आपने, देखिएगा आप यहाँ पे, ये है पूरा इलाका है विंध्य पहाड़ियों का। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिएगा मैप में हल्का सा ये इधर दे रखा है, और यहाँ पे ये देखिए आप, ये है गारो पहाड़ियाँ। क्या है ये है गारो पहाड़ियाँ। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो यहाँ की, तो देखें आप, गारो पहाड़ियाँ असम में हैं, जबकि विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। देखिएगा ये विंध्य पहाड़ियों की बात करें या गारो की बात करें, गारो पहाड़ियों की बात करें, तो कहते हैं कि सबसे पहले क्या है तो दोस्तों यहाँ पे कि सबसे पहले कृषि का विकास इन्हीं क्षेत्रों में हुआ। कहाँ पर? एक तो आपका आ जाता है विंध्य पहाड़ियों में, और दूसरा आपका आ जाता है गारो पहाड़ियों में कृषि का विकास होता है। और सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया जाता है, यानी कि विंध्य जो क्षेत्र है इसका उत्तर वाला जो भाग होगा, ये वाला उत्तर वाला जो भाग है, इन क्षेत्रों में ये सबसे पहले चावल का लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक आता है सिंध व सहायक नदी। सिंध व सहायक नदी, सिंध यानी सिंधु नदी का नाम सुना होगा आपने। सिंधु नदी की बात करेंगे और उनकी सहायक नदियों की बात करते हैं। देखिएगा 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले और फूले। कहते हैं गंगा व तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास होता है। किसका होता है? नगरों का विकास होता है। कितने वर्ष पहले में? 2500 वर्ष पूर्व पहले। अगर हम बात करें सिंध के पास, तो देखो 4700 वर्ष पूर्व जो आरंभिक नगर जो है सिंधु नदी के आसपास विकसित होते हैं। वहीं 2500 वर्ष पूर्व नगर जो हैं वो आपके कहाँ? गंगा के तटवर्ती इलाकों में विकसित होते हैं। अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र की बात देखिएगा दोस्तों, क्या है सिंधु नदी, तो देखें यहाँ पे पोखर चू हिमनद, क्या नाम है इसका दोस्तों? पोखर चू हिमनद उद्गम स्थल है सिंधु नदी का। और यहाँ से सिंधु नदी निकलते हुए है लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान से सीधे उतर जाती है अरब सागर में। तो ये तो देखिएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो बताया है, ये है सिंधु नदी। और आपको बता दें इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जिस सहायक नदियों में एक आ जाती है आपकी श्योक नदी। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे है आपकी झेलम नदी, फिर है चिनाब, उसके बाद है रावी, फिर है आपका ब्यास नदी, ये आ रही है यहाँ पे। और देखिए ये है आपकी सतलज नदी। क्या है? ये जो बहती हुई आ रही है ये है सतलज नदी। देखो यहाँ पे अगर हम महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आता है कि झेलम नदी यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर चिनाव से मिल जाती है, और चिनाव नदी जो है इस पॉइंट पर आकर रावी नदी से मिल जाती है। ये आ रही रावी नदी, रावी नदी से मिलती है, और रावी नदी आकर यहाँ पर इस पॉइंट पर जाकर जो है सतलज नदी से मिलती है। और जबकि सतलज नदी हरिकेन, ये देखो हरिकेन जगह है यहाँ पे, तो हरिकेन में यहाँ पर सतलज नदी से ब्यास नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? ब्यास नदी हरिकेन में मिलती है। किसके साथ? जो है सतलज नदी के साथ। और सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है राकस-ताल। कौन सा है दोस्तों? राकस-ताल यानी राक्षस ताल, यानी ठीक है ना। तो जो राकस-ताल है वो है सतलज नदी का उद्गम स्थल। और आपको बता दें, जब ये पांचों नदियां आपस में मिलने के बाद जब ये सिंधु नदी से मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे बोला जाता है पीठनकोट। क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम बोलते हैं पीठनकोट, उसे कहा जाता है। ठीक है, और तो देखते हैं आगे क्या है। अगला पॉइंट आता है गंगा व सोम नदी। दोस्तों देखिए गंगा व सोन नदी की बात कर रहे हैं, तो गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना होती है। मगध क्या है दोस्तों? मगध, अगर हम मगध की बात करें तो वर्तमान में जिसे आज हम बिहार कहते हैं वो एक मगध का स्वरूप था। लेकिन क्या मगध इतना बड़ा था या इतना छोटा सा था? तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मगध में झारखंड आता था, पश्चिम बंगाल आता था, छत्तीसगढ़ आता था, समझ रहे हैं आप। ये पूरे विशाल, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग भी उसमें शामिल होता था। तो उस पूरे विशाल क्षेत्र को हम मगध के नाम से जानते थे। लेकिन बाद में ये जो है विभाजित हो गया और बचा क्या? सिर्फ बिहार। तो ध्यान रखना, तो गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना होती है। तो देखिएगा यहाँ पे गंगा की बात करें तो गंगा कहाँ पर है दोस्तों? देखें ये जो है गंगा है आपकी, ये गंगा आ रही है यहाँ पे।
गंगा है, और यहाँ पे सोन नदी, देखिए सोन नदी ये जा रही, देखो ये है सोन नदी, और ये कहाँ मिलती है? पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है जाके दोस्तों? ये पटना में जाकर गंगा नदी से जो है मिल जाती है। कौन सी? सोन नदी भाई। कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है? पटना में जाकर मिलती है। और निकलती कहाँ से है भाई? निकलती कहाँ से? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से ये सोन नदी निकलती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। देश का नाम, आखिरकार हम अगर बात करें अपने हिंदुस्तान की, भारत की या इंडिया की, तो ये नाम पड़ा कैसे इंडिया इसका? तो देखिएगा कि देश का नाम की बात करें तो देखिए इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? जो इंडिया शब्द है दोस्तों वो इंडस से निकला है। किससे निकला है? वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं हम संस्कृत में? सिंधु कहा जाता है। यानी कि इसी सिंधु नदी को हम इंडस भी कहते हैं, इनकी इंडस के नाम से जानते हैं। ईरान और यूनान के लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि जो सिंधु नदी के पूर्व में लोग रहा करते थे उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? उनको जो नाम दिया उन्होंने वो था इंडोस। क्या कह दिया उन्होंने? इंडोस। तो सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा गया, और इस नदी के पूर्व के लोगों को इंडिया का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया भूमि के लोगों को? यानी कि जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उन लोगों को इंडिया नाम दे दिया। ये किसने दिया दोस्तों? तो ये नाम दिया था यूनानियों ने और ईरानियों ने दिया था। ठीक है, किसको? देखो सिंधु नदी को हम हिंदोस या फिर इंडोस के नाम से भी जानते हैं। और इस नदी की जो पूर्व की भूमि है, पूर्व की भूमि देखिए बताते हैं आपको पूर्व की भूमि कौन सी है। देखिए आप देखिए मैप में ज़रा गौर करें। देखिए ये जो नदी जा रही है सिंधु नदी है, जिसको हम इंडस भी कहते हैं। इस इंडस के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पे जो भी लोग रहा करते थे इन लोगों को इंडिया नाम से संबोधित किया गया कि भैया ये कहाँ रह रहे हैं? ये इंडिया क्षेत्र में रह रहे हैं, इंडिया नाम के इलाके में रह रहे हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम इंडिया पड़ गया, और धीरे धीरे इस पूरे विशाल भूखंड का नाम इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा भारत नाम का प्रयोग, देखिए भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। किसका दोस्तों? भरत नाम का प्रयोग। ठीक है, तो भरत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक विशाल समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और उस भरत से धीरे धीरे करते हुए पूरे भूखंड को भारत का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया दोस्तों? उसी भरत नाम के कबीले से धीरे धीरे पूरे भारत का, संपूर्ण भारत के मतलब जो है भूगोल, जब भू क्षेत्र को भारत का नाम दे दिया गया। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जानें? देखिएगा ये पॉइंट हमारा आता है कि आखिर हम अतीत के बारे में कैसे पता लगाते हैं, अतीत के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, आखिर अतीत होता क्या है। तो अगर हम बात करें जो बहुत कई हज़ारों करोड़ों सालों पहले, लाखों वर्ष पहले जो घटनाएं घटी हैं, जो चाहे वो प्राकृतिक हों या फिर चाहे वो मानव निर्मित हों, जो भी घटनाएं घटी हैं वो उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना ही हमारा एक प्रकार से पुरातत्वों का काम होता है। और अतीत के बारे में जो पुराना है, जो बीत चुका है, उस अतीत के बारे में हमें कैसे पता चलता है, वहाँ की जानकारी हम कैसे लेते हैं, किन किन मुद्दों से, मतलब किन किन एविडेंस जो सबूत हैं, स्रोत हैं, किन किन स्रोतों से हमें वहाँ के बारे में पता चलता है। आज अगर हम जो है इंडस वैली की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें, सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो ये अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके बारे में अगर आज हमें पता है तो क्यों पता है? क्योंकि कुछ स्रोत जो मिले हैं हमें, उन स्रोतों के आधार पर हम इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला एविडेंस की बात करते हैं पांडुलिपि। दोस्तों क्या पांडुलिपि की बात कही जा रही है। तो पांडुलिपि क्या होती हैं? कहते हैं ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थीं। ये पुस्तकें, पांडुलिपियां जो हैं हाथ से लिखी होती थीं, ताड़ के पत्तों व भोज पेड़ की छाल से निर्मित होती थीं। यह भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। यानी कि वे सूचनाएं, वे जानकारियाँ जो लोगों को मतलब हाथों से लिखी जाती थी लोगों के, और या तो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी या भुर्ज नामक पेड़ की
छाल पर इनको लिखा जाता था। जैसे कि एक यहाँ पर मैंने दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं, ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा हुआ है। आपने सफ़ेदा देखा होगा, पेड़ होता है लंबा से, स्कूलों वगैरह में आपने देखा होगा, उसकी जब छाल गिर जाती है नीचे एकदम बहुत पतली सी होती है और उसी से मिलता जुलता लग रहा है ना आपको, तो वैसे ही भुर्ज नामक पेड़ होता है, उसकी छाल भी बहुत पतली होती है और उसी पे ही इस प्रकार की पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, जिससे हमें आज जानकारी मिली है कि वो लोग क्या करते थे, उनकी संस्कृति क्या थी, वो लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिल जाती है इन पांडुलिपियों को पढ़कर। कहते हैं अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। लैटिन शब्द में अगर देखें तो इन पांडुलिपियों में, लैटिन शब्द में अगर हम बात करें तो मैन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ, मैन्यू का अर्थ क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ। तो अगर हम बात करें तो इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। यानी कि इन पांडुलिपियों में उस समय जो धार्मिक प्रथाएं चला करती थीं, जो रीति रिवाज चला करते थे, जो उनका खान पान था, जो उनकी संस्कृति थी, जो उनका रहन सहन था, राजाओं के जीवन, दवाओं का प्रयोग, औषधियों का प्रयोग, इन सब की जानकारियाँ इन जो पांडुलिपियाँ हैं, इन सारी पांडुलिपियों से हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं। यह संस्कृत, प्राकृतिक तथा तमिल भाषा में लिखे होते थे। अगर हम बात करें ये पांडुलिपियों को संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में तथा तमिल भाषा में लिखा जाता था, ठीक है। और वहाँ के जो आम लोग होते थे, हम और आप जैसे वहाँ के जो आम लोग होते थे, वहाँ के आम लोगों के लिए जो उनकी जो इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा थी, उस भाषा का नाम था प्राकृत भाषा, ठीक है। तो जो प्राकृत भाषा ज़्यादातर जो समूह था वो प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल करता था, ठीक है। और इसलिए ज़्यादातर जो पांडुलिपियाँ थीं वो प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी। बात करते हैं अभिलेख की दोस्तों। अभिलेख क्या है? अभिलेख अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए, क्या किए गए? यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण मतलब लिखे गए। देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ एक हल्का सा चित्र भी दिया हुआ है। कठोर सतह से आप समझ सकते हैं पत्थरों पर या धातुओं पर। किस पर? पत्थरों पर या फिर धातुओं पर जो चीज़ से जो अभिलेख जो भी लेख लिखा जाता था, या तो पत्थरों पे लिखा जाता होगा या फिर धातुओं पर, तो जो कठोर सतह पर लिखे जाते थे उन्हें हमने अभिलेख कहा। क्या कहा? अभिलेख करके संबोधित किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पत्थर पर लिखा हुआ है और ये धातुओं पर लिखा हुआ है, इसीलिए इनको अभिलेख कहा गया, क्योंकि ये कठोर सतह पर लिखे जाते थे, ठीक है। अब पुरातत्वविद कौन होते हैं भाई? एक क्वेश्चन तो एक आ गया, एक के बाद एक क्वेश्चन जो है हमारे पास सामने आ रहे हैं। देख सकते हैं आखिर पुरातत्वविद जैसे कि नाम से पता चलता है, जो हमें पुरानी जानकारियों के बारे में बताता है, जो पुरानी इमारतों के बारे में पता करे, जो पुरानी इमारतों के बारे में जानकारी ले, गड़े हुए मुर्दे उखाड़े और उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे, वही काम होता है पुरातत्वविद का। देख सकते हैं वे व्यक्ति होते हैं जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं? पुरातत्वविद जो है वे व्यक्ति होते हैं जो अतीत में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतों के बारे में अवशेष मिलना, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादियों के बारे में जो है हमें बताना, ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो ये पुरातत्वविदों का काम होता है, ठीक है। तो कहते हैं अगर यहाँ पे देखें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन सन 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। उस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, लेकिन हमारे भारत के पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो पहले अध्यक्ष जो थे वो बनाया गया था कनिंघम को। किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था कनिंघम को बनाया गया था। तो देखिएगा ये है कनिंघम, ठीक है। और इन्होंने ही ये कहा था सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खोज हुई थी 1921 में, तो इन्होंने ही कई प्रकार की जो है तर्क रखे थे, जबकि वो तर्क जो है असंगत थे, मतलब सत्य नहीं थे, ठीक है। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ था कि वो क्योंकि जो प्रमाण मिले हुए थे, जो एविडेंस मिले थे, तो कनिंघम ने उसकी तुलना मेसोपोटामिया से की थी। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ 4500 से लेकर 5000 साल जो है 100 ईसा पूर्व की बात करता है, और कहाँ हमारे सिंधु घाटी सभ्यता जो 2600 से 1900 की बात करती है, तो दोनों में डिफरेंस था। तो फिर बाद में जो क्या नाम जॉन मार्शल आए, उन्होंने ये सारी चीज़ों का
सॉल्व आउट किया। बात करते हैं इतिहासकार की। इतिहासकार कौन होते हैं? देखिएगा, इतिहासकार की बात करें तो जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं, यानी प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहा जाता है। तिथियों का अर्थ, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बीसी में और एडी में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो बात होगी उसे हम बीसी कहेंगे, और इसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं। वहीं एडी में आ जाइए तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है दोस्तों? एनो डोमिनी। और अगर एनो डोमिनी की बात करें तो देखो ईसा मसीह के बाद की घटना दोस्तों, कौन सी? ईसा मसीह के बाद की घटना को हम बोलते हैं एनो डोमिनी। इसे हम ईसवी से संबोधित करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कृषि का आरंभ, जैसे मैंने ऊपर ही बताया था, और नर्मदा नदी के नर्मदा नदी जो थी उसकी घाटी के आसपास जो है, नदी के आसपास हमारे हिंदुस्तान में कृषि की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? 8000 साल पहले। ठीक है, 8000 ईसा पूर्व जो है, या 8000 वर्ष पूर्व जो है कृषि का आरंभ हुआ था। आपको बताएं, यहाँ पे चित्र दिया था पर वो प्रिंट नहीं हो पाया है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की बात करें तो प्रथम नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 4700 वर्ष पूर्व विकसित हुए हैं। कितने वर्ष पहले हुए हैं? 4700 वर्ष पूर्व वो विकसित हुए हैं। और आप इनमें से देखिए कुछ दे रखा है, आप देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास विकास हुआ हड़प्पा सभ्यता का। वहीं इसे हम प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि नगर, भव्य नगर यहाँ बनाए गए थे। और जो आज हम नगर बनाते हैं पक्की ईंटों से, तो यहाँ पे भी पक्की ईंटों से ही नगर बनाए गए थे। कांस्य युगीन, क्योंकि सबसे पहले जिस सभ्यता ने कांस्य से बनी हुई धातुओं का इस्तेमाल किया वो थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ध्यान रखना, कांस्य सभ्यता, कांस्य युगीन यानी कांस्य का प्रथम प्रयोग भी इसी सभ्यता में होता है। और देखिए पॉइंट कहता है हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहते हैं इसे हड़प्पा सभ्यता? भी इस सभ्यता को कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा जो स्थल था उसको खोजा गया था, और खोजने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी, और डेट थी सन 1921। कौन सी डेट थी दोस्तों? सन 1921 में दयाराम साहनी जी जो थे उन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। ठीक है, और ये हड़प्पा नामक जो स्थल है वो इस समय कहाँ पर है? वो है पाकिस्तान में। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। और इसी प्रकार अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी, ये बनर्जी ने की थी 1922 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। ये कौन करते हैं? राखलदास बनर्जी। कब करते हैं? 1922 में। और उस समय हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो जनरल थे या कह सकते हैं अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा घाटी के नगर यानी मगध की बात कर रहे हैं, 2500 वर्ष पूर्व पहले विकसित हुए थे। क्योंकि अभी ऊपर बात की थी मैंने सिंधु जो है के आसपास बसे हुए नगर, और यहाँ पे और उसकी सहायक नदियों के बारे में बताया था। यहाँ पे भी बात करते हैं गंगा के बारे में। किसके? गंगा घाटी के नगरों के बारे में, यानी मगध। और 2500 वर्ष पूर्व पहले ये विकसित हुए थे, बताया हुआ है मैंने, सोन नदी के यानी दक्षिण में गंगा नदी के। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये कुछ इलाके ऐसे हैं जो गंगा यहाँ से उत्तराखंड से बहती हुई आ रही है, और वहाँ से होते हुए कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल से, और सीधे अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके आसपास स्पेशली इस गंगा के दक्षिणी भाग में जो भी क्षेत्र विकसित हुआ उसे मगध का नाम दिया। किसका नाम दिया दोस्तों? मगध का नाम। और कब विकसित हुआ? 2500 ईसा पूर्व। कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व ये विकसित हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें, ताकि
देखो आपको एक चीज़ बता दें, क्योंकि ये जो वीडियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सीबीएसई स्पेशली एनसीईआरटी की बुक आप 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम इससे जो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी वीडियो जो है आपके पास, उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है ना दोस्तों, जय हिंद।